Hi guys. I wanted to take this video to actually summarize our chapter 3. So summarization videos ना हम हर एक chapter की add करेंगे and I'm going to add it like a separate this thing. So it's not going to be a continuation class. तो ये वाली जो हमारी क्लास है समराइजेशन क्लासेस वो बहुत जरूरी है आपके रिवीजन के लिए भी. सो वेन एवर यूर सिटिंग डाउन टू रिवाइज योर चैप्टर, वेन एवर यू डन योर चैप्टर यू वांट टू फिगर आउट कि इसमें क्या क्या था, उसके अंदर आपको ये वाली वीडियोस काफी हैंडी आएंगी. स्पेशली बिकॉज जैसे जैसे आप चैप्टर्स करते जाओगे आप देखोगे उसके अंदर रेपिटेशंस बहुत है. तो ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन जब आएगा तो हमें आंसर कैसे करना है. टू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस रियली रियली वेल, दिस समराइजेशन वीडियोस आर वेरी हैंडी. सो व्हेन यू डू द मेन वीडियोस वो आपके समझने के लिए हैं. वंस यू अंडरस्टूड द टॉपिक देन दिस वीडियो कम्स इन हैंडी, which is the reason why I'm going to name these videos separately and I'm going to call them revision or summary videos, जिसको आप अलग से बार बार कर सकते हो so that you feel more prepared for the exam. So ये वाली हम कर रहे हैं चैप्टर 3 के लिए, which is your Krugman का comparative advantage model. Okay. So हमारा जो comparative advantage model है बेटा, इसके अंदर हमारे पास एक तो बेसिक है. बेसिक क्या क्या है कि हमें पता होना चाहिए हमारा पीपीएफ जो है वो इसके अंदर स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व्ड नहीं होता है. क्यों स्ट्रेट लाइन होता है? क्योंकि assumptions हमारी ऐसी हैं. लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट्स गिवन टू अस. सेकेंडली हमारे पास ALC, ALW या जो भी ALI एंड ALI स्टार जो है वो फिक्स्ड होता है, विच मीन्स कि एक लेबर ALI अमाउंट ऑफ टाइम लेके आई गुड को प्रोड्यूस कर सकती है. तो अगर मैं ALC की बात करूं एंड मैं बोलूं ALC 2 है तो मैं बोलूंगी एक लेबर 2 घंटे लगा के 1 यूनिट ऑफ C को प्रोड्यूस कर सकती है. अब चाहे उसके अंदर मैं फर्स्ट लेबर डालूं, 5 लेबर डालूं, 10 लेबर डालूं, हर एक लेबर को उतना ही टाइम लगेगा. विच मीन्स एज आई एम पुटिंग मोर लेबर इन चीज या सी, ऐसा नहीं है कि मेरी ईच सब्सिक्वेंट लेबर जो है वो कम कम प्रोडक्टिव होती जा रही है. तो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नहीं है यहाँ पे. क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नहीं है इसीलिए इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट नहीं है, इसीलिए हमारा पीपीएफ कॉन्केव नहीं होता है, हमारा पीपीएफ स्ट्रेट लाइन होता है. सो दैट शुड बी रियली क्लियर इन आवर हेड्स कि जो हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल है उसके अंदर हमारे पास जो पीपीएफ होता है बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, राइट. इसके बाद हम इसके अंदर निकालते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे हम निकालते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन. इस स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे हम पैटर्न ऑफ ट्रेड डिटरमिन करते हैं. पैटर्न ऑफ ट्रेड क्या होता है? यू विल सी दिस टर्म वेरी लॉट ऑफ टाइम्स इन द एग्जाम. पैटर्न ऑफ ट्रेड का मतलब होता है बेटा विच कंट्री विल एक्सपोर्ट विच गुड. तो अगर आपने ये डिटरमिन कर लिया कि होम क्या एक्सपोर्ट कर रही है तो बाकी तो सब क्लैरिटी वैसी ही होगी ना. इफ होम इज एक्सपोर्टिंग X, then home is importing Y. If home is exporting X and importing Y, then foreign is doing the opposite. They're exporting Y and importing X. तो एक क्लैरिटी आ गई तो सारे ऑटोमेटिकली हो गए. ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमारे पास आते हैं टिपिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, विच मीन्स कोई आपको एग्जाम में ये पूछेगा नहीं कि बताओ मुझे कि जो आपका पीपीएफ है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों है. लेकिन आपको पता होना इसलिए जरूरी है ताकि जब आप बनाओ तब आपको पता हो कि पीपीएफ स्ट्रेट लाइन है और कर्व्ड नहीं है. So when you're making it, you should be clear, but nobody's going to ask you this question as to why it's the straight line. Okay. Now, जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारे पास एक कर्व बनता है जिसको हम RS कर्व बोलते हैं. RS कर्व बोलते हैं. इसका न्यूमेरिकल हमने किया है. आपको इस RS कर्व में क्या क्या पता होना चाहिए? You should be able to fill it out. You should know what is here. You should know what is here. You should know what is here. You should also know what value comes here and you should know what comes here. इसका एक क्वेश्चन हम अभी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे पर इसके क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे हुए हैं. एक बार आप ये डिटरमिन कर लेते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे है. यहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है. इसके बेसिस पे आप ट्रेड का पैटर्न बता दोगे कि भाई कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है, क्या है क्या नहीं.
उसके बाद आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शो करो गेन्स फ्रॉम ट्रेड है, तो आप गेन्स फ्रॉम ट्रेड भी दिखा सकते हो। कैसे? ये मेरा पीपीएफ है। अब मुझे पता लग जाएगा आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम कि मेरा पैटर्न ऑफ ट्रेड क्या है। तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मैं एक्स प्रोड्यूस कर रही हूँ कि वाई प्रोड्यूस कर रही हूँ। अगर मैं एक्स प्रोड्यूस कर रही हूँ तो एक्स प्रोड्यूस करने के बाद मेरी एक और लाइन बनेगी, ये मेरी होगी कंजम्पशन लाइन। तो मैं प्रोड्यूस यहाँ पे कर रही हूँ, कंज्यूम यहाँ पे कर रही हूँ, तो जो उसके बीच का एरिया है वो है गेन्स फ्रॉम ट्रेड। Again, the idea of this video is not to explain you this, because explanation of this is something I've already done, okay, in the main chapter, in the main videos. यहाँ पे मैं सिर्फ आपके लिए summarize कर रही हूँ कि आपको पता क्या क्या होना चाहिए, which is why again you have to do this video multiple times so that you know if you've missed out something, then you can recollect. You should know what are relative wages and how to calculate these relative wages. I will again do a numerical here also. Okay. But इस चैप्टर में अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी आती है बेटा सिर्फ एक जगह से, which is your misconceptions about comparative advantage. I'm going to take 5 minutes here to explain that again. अगर आपको आता है just listen to me. नहीं आता है ये सुन के उसके बाद मेन वीडियो दोबारा करके वापस कर सकते हो. However, the idea is just to make sure that there is robust thinking. तो एक बार misconceptions दोबारा कर लेते हैं. तो जो हम misconceptions की बात कर रहे हैं उसके अंदर the first myth 1, कि हमारा जो फ्री ट्रेड है वो तभी बेनिफिशियल होता है कि अगर हमारी कंट्री जो है वो फॉरेन कॉम्पिटिशन को विथस्टैंड कर पाए। मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत स्मॉल इंडस्ट्री है, क्योंकि वो स्मॉल इंडस्ट्री है, लेट्स से किसी गांव में है, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी हाई होगा, तो वो फॉरेन कंपटीशन से compete ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन से compete करने के लिए उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं है, तो इसीलिए वो compete नहीं कर सकती। क्योंकि वो compete नहीं कर सकती, इसीलिए हमारे लिए फ्री ट्रेड बेनिफिशियल है ही। So, the idea is that हम क्या कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी में बेटा, we are doing multiple trade models. So when we are doing multiple trade models, हम figure out कर रहे हैं कि different economists ने कैसे कैसे ट्रेड को justify करा था, and when they justified trade in different ways and means, उनके हिसाब से वो जो ट्रेड है वो फ्री ट्रेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उनके हिसाब से वो फ्री ट्रेड होना चाहिए तो फ्री ट्रेड करके हमारे पास गेम्स होंगे। तो हमने जब कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल करा उसमें भी हमने यही करा, हमने बोला फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री ट्रेड होगा तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड होगा। फ्री ट्रेड हमें कैसे पता है कि हमने बोला है फ्री ट्रेड है? क्योंकि हमने वहां पे ना टैरिफ्स की बात करी है, ना हमने सब्सिडीज की बात करी, किसी चीज की बात नहीं करी, which means essentially what we are talking about is having free trade. So let's come to myth 1, कि हमारी जो कंट्री है अगर उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है तो हम फॉरेन कंपटीशन को विथस्टैंड नहीं कर सकते, इसीलिए अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है तो हमारे को फ्री ट्रेड नहीं करना चाहिए। दैट्स रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि जब हम रिकार्डियन मॉडल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज कर रहे हैं बेटा, तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट एडवांटेज के बेसिस पे ट्रेड नहीं किया। तो हमने ये नहीं बोला कि ये वाला गुड मेरा सस्ता है तो मैं बेचूंगी, ये वाला गुड आपका सस्ता है तो आप बेचो। नो, वी डिड नॉट गो देयर। दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हमारा ट्रेड एक्चुअली इनफैक्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज से होता ही नहीं है। आवर ट्रेड इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज। व्हेन आवर ट्रेड इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, वी आर सेइंग कि मेरे पास दो गुड्स हैं एक्स और वाई, एक दूसरे की टर्म्स, मतलब प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई जिसका कम है वो उस गुड में स्पेशलाइजेशन करेगा। तो जब हम लोग ऐसे रिलेटिव एडवांटेज की बात करते हैं, रिलेटिव कॉस्ट की बात करते हैं, तो रिलेटिव कॉस्ट तो ठीक है ना, फिर तो हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मैटर ही नहीं करता। So if I have to give up more units of Y for each X, which means my relative cost of X is more, क्योंकि मुझे वो ज्यादा गिव अप करना है तो मुझे वो गुड नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसके अंदर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फर्क ही नहीं है। So if let's say your country has a higher cost of production in each and every good, then also it doesn't matter. Why? Because we're not trading on the basis of absolute advantage. We're trading only and only on the basis of comparative advantage, which means कि हमारा गेन्स तो होगा ही। कैसे होगा? हमें कैसे पता गेन्स होगा? हमने भी तो मॉडल में प्रूव करा ना
कि जब हमारा ट्रेड कंपैरेटिव एडवांटेज के बेसिस पे होता है देन वी ऑलवेज हैव गेन्स फ्रॉम ट्रेड। हमने वो प्रूव ही तो यही करा है, हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात ही नहीं करी, which means that this myth is just a myth and has no basis. Myth 2, pauper labor argument। मतलब हमारा जो कंपटीशन है, फॉरेन कंपटीशन, वो अनफेयर है और वो हर्ट करता है हमारी कंट्री को जब इट इज बेस्ड ऑन लो वेजेस। अगेन same argument that we gave for myth 1. Low wages means low cost of production. Low cost of production means कि हमारे साथ ट्रेड इसलिए हो रहा है क्योंकि वेजेस हमारी कम है। अरे बाबा, बट डजंट मैटर ना। वन, हमारा ट्रेड इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड नॉट एब्सोल्यूट एडवांटेज, which means if wages are low then I'll have a absolute advantage in production of everything, but I'm not producing everything. I'm only producing those goods which I have a comparative advantage in. Secondly, हमारी जो लो वेजेस हैं, अगर उसके बेसिस पे ट्रेड है भी हाइपोथेटिकली, तब भी ट्रेड के बाद तो वो लेबर बेनिफिट कर रहा है ना। So it's not about the basis of trade, it's about what happens after trade. If the person is gaining after trade, then how does it matter if it's on the basis of low wages or not? पहली बात तो वो लो वेजेस के बेसिस पे है नहीं, चलो अगर है भी तो क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद तो वो गेन कर रहा है ना। अगर वो उसके बाद गेन कर रहा है and if there are gains from trade, then it's end of story, doesn't matter, right? Myth 3, ट्रेड जो है वो एक कंट्री को एक्सप्लॉइट करता है और उसको वर्स ऑफ बना देता है क्योंकि वेजेस जो हैं उसकी कम होती हैं एज कंपेयर टू वेजेस इन द अदर नेशंस। वेरी वेरी इनकरेक्ट। वेजेस आर नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग बट योर प्रोडक्टिविटी। सो वेजेस व्हेन दे आर बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, देन अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम है तो हमारी वेजेस वैसे ही कम होंगी, तो उसको हम आर्टिफिशियली बढ़ा के वैसे ही कुछ नहीं कर सकते। विच इज वाई जब हम लोग वेजेस की बात करते हैं तो हमारे को रिलेटिव वेजेस निकालनी आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम रिलेटिव वेजेस कैसे निकाल सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू डू अ न्यूमेरिकल जस्ट नाउ हियर so that for the people who missed it in the main numerical videos, and they can just revise it here and know that this is how wages are calculated. But wages are based on productivity. When wages are based on productivity, then if productivity is low, wages are low. It doesn't matter. And plus हमारी wages जो है वो ट्रेड के बाद कम नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे पास वेजेस हमेशा इक्वल होती है कंट्री के अंदर। तो हमारी हमेशा वेजेस विल बी बेस्ड ऑन द टू सेक्टर्स। हमने बोला ना हर एक कंट्री दो गुड्स बनाती है, एक जिसके अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, दूसरा जिसके अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। अब तो एक्चुअली हमारी वेजेस जो है वो डिपेंड हो जाती हैं, वो बेस हो जाती हैं उस गुड के ऊपर जिसको मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, और मैं एक्सपोर्ट उस गुड को करती हूँ जो जिसमें मेरे पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, which means actually my wages will increase and not decrease after trade, which means this is also again a myth and has no basis. Okay, so I'm doing one of the past year questions, and I don't know the year that this was in, but this question paper is in your readings. Okay, तो इसका मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, and for the people who don't have the readings or don't have the question, I'm going to write everything here so you don't have to worry. So Laos is a country जिसके पास है 800 hours of labor available, and Malaysia is another country जिसके पास available है 1200 hours of labor. दोनों countries के पास दो goods हैं, tea and rubber. Let's suppose Laos is our home country and Malaysia is our foreign country. So when I say that, then I can rewrite everything here so far. Laos is my home country and Malaysia is my foreign country. So I can say L is equal to 800, L star is equal to 1200, labor in the home country, labor in the foreign country. We are given that we have two goods, tea and rubber, tea and rubber, unit requirements for the home, unit requirements for the foreign. होम क्या यूनिट रिक्वायरमेंट है, टी के लिए 8, रबर के लिए 4, फॉरेन का है 6 and 1. हमारे को पहले इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाना है, हमारे को उसका अलजेब्रिकली डायग्रामेटिकली सब कुछ दिखाना है, हमें बोलना है कि अगर फ्री ट्रेड है और हमें आरडी कर्व दिया हुआ है तो हमें पैटर्न एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड बताना है, और हमें बताना है कि
आफ्टर ट्रेड रिलेटिव प्राइस ऑफ टी क्या होना चाहिए अगर लाओस जो है वो स्मॉल कंट्री है. अगर लाओस स्मॉल कंट्री है वो वाला पोर्शन हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो हम करते हैं बाद में. दैट इज अ part of chapter 8 or 9, but right now we do the rest of the things. They haven't asked us, but I will also extend this model further and do the calculation for real wages as well, and so on and so forth. ठीक है? Okay. सबसे पहले opportunity cost. I know that a lot of people, a lot of teachers, a lot of books, they give you a shortcut. My problem with giving you shortcuts is that you will have to that you will have to remember it, and I'm strictly against memory. Wherever possible, instead of using memory, you should use logic to understand your portions. Okay, let's see how. What am I talking about? एक टी को प्रोड्यूस करने के लिए होम कंट्री को 8 लेबर आवर्स लगते हैं. So 8 labor hours are needed in home country to produce 1 unit of tea, which means in 1 labor hour, my country can produce 1/8 units of tea. My country takes 4 labor hours to produce 1 unit of rubber, which means in 1 labor hour, they can produce 1/4 units of rubber. 1 labor hour is 1 labor hour, whether it's used in tea or rubber, which means left hand side is equal to left hand side here. So which means I can say right hand side is also equal to right hand side here, which means I can say 1 T is equal to 8/4. You take 8 to the other side, 8/4, which is 2 rubber. And this becomes my opportunity cost of home. This becomes my opportunity cost of home. Isko, of course, you could have done it like ALT upon ALR as well, which is 2, which is the same thing. आपकी मर्जी है. ये शॉर्टकट है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये लॉजिक है, ये मेमोरी है. जो आपको करना है आप वो कर सकते हो. Similarly, for the foreign country, I'll use the same process and I'll say 1/6 T is equal to 1 R, which means 1 T is equal to 6 R. 1 T is equal to 6 R, which is nothing but ALT star upon ALR star, which is 6. Which is 6. Again, logic, memory, whatever you want. अब मेरे पास ये आ गया है already. So I can just erase this because I'm just creating space on the side for me to be able to solve this question, okay? So when I say erase this, I don't mean erase it in your notebooks. Of course, that is there. ये तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपके लिए साथ साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जगह बना रही हूँ for me to do the rest of the question. Now, I know that in home country, comparative advantage, remember? Actually, if you look at it, हमारे पास foreign country is better in producing both the goods. फॉरेन कंट्री को 6 घंटे लगते हैं 1 यूनिट ऑफ टी बनाने के लिए, लेकिन मुझे तो 8 घंटे लगते हैं ना. होम कंट्री हूं मैं तो. फॉरेन कंट्री को 1 यूनिट ऑफ रबर बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, बट मुझे तो 4 लगते हैं. तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो फॉरेन कंट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वेजेस ज्यादा है. फॉरेन कंट्री के अंदर हमारे फॉरेन कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, हमारे पास तो नहीं है. बट ट्रेड तो फिर भी होगा, क्योंकि ट्रेड किसके बेसिस पे होता है? कंपैरेटिव एडवांटेज के बेसिस पे. विच कंट्री विल प्रोड्यूस टी एंड विच कंट्री प्रोड्यूसेस रबर? ये वाली कंट्री का देखो टी का कॉस्ट कम है. 1 टी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ रबर. तो होम कंट्री प्रोड्यूसेस टी एंड ऑटोमेटिकली देन फॉरेन कंट्री प्रोड्यूसेस रबर. Automatically then foreign country produces rubber. One second. So this is rubber, sorry. Foreign country produces rubber. Home country produces tea, foreign country produces rubber. When home country produces tea and foreign country produces rubber, I now also draw my diagram. अब you see, यहाँ पे मेरे पास आएगा ALT upon ALR. Why will I not have ALT star upon ALR star? Why am I putting home countries here and not foreign countries? Because 2 is less than 6. Because 2 is less than 6. तो अगर मैं PT by PR कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ALT upon ALR और यहाँ पे ALT star upon ALR star लूंगी. और अगर मैं उल्टा कर रही होती PR by PT, तो मैं उल्टा लेती. But I'm not doing that. I'm doing it this way only because I want to follow one course of action so that I don't end up confusing myself. तो मैं PT by PR ले रही हूँ, तो PT मेरा T is good 1, R is good 2.
तो मैं देखूंगी दोनों में से कौन सा कम है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड उसके बाद मैंने अपना आर एस कर्व ड्रॉ कर दिया। आर एस कर्व तो आपको ड्रॉ करना आता ही है। आर एस कर्व इज हियर, राइट? आई एम रीआइटरेटिंग बेटा। I am putting ALT and upon ALR नीचे and ALT star upon AL star ऊपर, क्योंकि 2 is less than 6। हमें पता है ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 6 है, तो आर स्टोरी सिंपल, ये आ गया। अब मैंने आपको बोला आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, और ये पॉइंट पता होना चाहिए। What is this point? Again, some kids get very confused because they get too many formulas. Logic, go by logic. ये है हमारा क्वांटिटी ऑफ टी अपॉन क्वांटिटी ऑफ आर, है ना, वर्ल्ड के अंदर। ऑल्सो यू नो दैट ये वाले पॉइंट में मेरे पास कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि आपने थ्योरी कर रखी है। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि जो कंट्री टी प्रोड्यूस करेगी वो अपनी सारी लेबर टी में डालेगी, और जो कंट्री रबर प्रोड्यूस करेगी वो अपना सारा लेबर रबर में डालेगी। करेक्ट? तो उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे कौन सी कंट्री टी प्रोड्यूस कर रही है, होम या फॉरेन? होम इज प्रोड्यूसिंग टी ना। होम के पास 800 यूनिट्स ऑफ लेबर है, वो सारा का सारा टी प्रोड्यूस कर रही है, तो वो इतना यूनिट्स ऑफ टी प्रोड्यूस कर सकती है। एक लेबर को 8 घंटे लगते हैं। 8 लेबर आवर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ टी। सो हाउ मच ऑफ टी कैन वी प्रोड्यूस इन 800 लेबर आवर्स? 800 by 8, राइट? और मैं कितना रबर प्रोड्यूस कर रही हूँ ना? सारा रबर इज प्रोड्यूस बाय फॉरेन। फॉरेन के पास है 1200 पीपल, और उसको एक रबर प्रोड्यूस करने में 1 घंटा लगता है, तो 1200 upon 1, 1200 upon 1, so I have 100 upon 1200, so 100 upon 1200, which is 1 by 12, so this point of mine comes out to be 1 by 12। या फिर मैं 1 by 12 को फर्दर सॉल्व करके भी लिख सकती हूँ। 1 by 12 is nothing but 0.0833, 0.083, 0.083। ठीक है, ये मेरे पास मेरा आर एस कर्व आ गया। आई होप यहां तक एवरीबडी शुड हैव बीन वेरी वेरी क्लियर। ओके, नाउ आई डोंट नीड दिस ऑल्सो एनी मोर, आई एम डन विद दिस। क्यों? क्योंकि ये मुझे चाहिए था अपना आर एस कर्व बनाने के लिए, और मेरे पास मेरा आर एस कर्व आ चुका है, सो आई डोंट नीड दिस एनी मोर। सो देन लेट्स गो फॉरवर्ड। हमने अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर नहीं बनाया, उसने मुझे बोला था, तो लेट्स मेक दैट। हाँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज क्वाइट इजी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में आप लोग यहाँ पे टी, यहाँ पे रबर, एंड लेट्स से दिस इज होम, दिस इज टी, दिस इज रबर, एंड लेट्स से दिस इज फॉरेन। एनीथिंग फॉरेन डिपिक्टेड बाय स्टार, एनीथिंग होम नॉट डिपिक्टेड बाय स्टार। तो the home country can produce maximum 100 units of tea, 800 by 8, and maximum 800 by 6, 800 by 6, 133.33 units of rubber। ये आ गया मेरा होम का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटिंग। ठीक है, और फॉरेन का आ गया 300 by 1200, मतलब ये 1200 है, ये 300, क्योंकि 1200 upon 4, 1200 upon 6, sorry, 200, not 300, 200। No, wait a minute, I've done something, some error. Sorry, let's do it again. Let's do the points of production possibility frontier again, guys, sorry। तो 800 ये वाला है, मैं वो वाला ले लिया था। 800 upon 8, which is 100, and maximum rubber they can produce is 800 upon 4, which is 200, not 133, 200। Similarly, foreign में 1200 labor है, maximum tea they can produce is 1200 upon 6, 1200 upon 6, which is 200, and 1200 upon 1, which is 1200। So ये मेरे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स हैं, जिसके बेसिस पे हमने आर एस कर्व निकाला एंड व्हाटएवर वी हैव डन सो फार। अब हम आते हैं अपने अगले एनालिसिस पे, which is called my RD curve। And since I want to be able to do in my entire analysis here, I'm going to just create a space here to do it. Huh? I'm given that demand for tea upon demand for rubber is equal to price of rubber upon price of tea. This is given to me. Now what do I do? It's quite simple. मुझे पता है कि ये मेरे पास ये वाला पॉइंट है, I can put it here and get PR by PT, right?
So I know from here that PR by PT is nothing but 0.083 at this point. तो मतलब जब मेरा QT by QR 0.083 है तो PR by PT is 0.083, but मुझे PR by PT नहीं चाहिए, मुझे PT by PR चाहिए. So I will do P 1 upon 0.083, which I know already from earlier is 12. If it's 12, then obviously it is much higher somewhere here, which means कि मैं incomplete specialization ही कर रही हूँ, complete specialization तो कर नहीं रही. Complete specialization अगर कर रही होती तो जब मेरा QT by QR 0.083 है तो मेरा PT by PR should be between 2 and 6, which it is not, it is 12, right? But how do I know exactly where it is cutting? Let's see. अब मेरे पास दो और points है. So I will say when PT by PR is 6, या फिर PR by PT is 6, then QT by QR is also 6. Right, but मेरे पास PR by PT तो है नहीं. I'll repeat myself. So I will say when PT by PR is 6, which is this point, then my T by QR is what? 1 by 6, right? And 1 by 6 का मतलब हो गया, it is 0.167, somewhere here. 0.167. And this, guys, is my point of equilibrium. This is my point of equilibrium. This is my RD curve. Why is my RD curve here? Because जब मेरे पास PT by PR 6 है, तब मेरे पास QT by QR 1 by 6 है, which is 0.167, which is lying on the right. बड़ा है ना 0.083 से, which is lying on the right, which is why this is the point of my equilibrium. When this is the point of my equilibrium, I can see कि T की production बहुत ज़्यादा है. So QT by QR is much higher than here, which means कि home country ने तो सारा का सारा labor T में डाला ही डाला, but foreign country ने भी incomplete specialization किया और उसने T और rubber दोनों produce किया, which means at this point here, home is completely specializing in T, but foreign is specializing partly in T and partly in rubber. Okay, now comes our question of relative wages. हम यहाँ पे बेटा relative wages नहीं निकाल सकते. हम relative wages सिर्फ वहां पे निकाल सकते हैं जहां पे complete specialization हो. Note this point. तो अगर आपके पास कभी कोई question आता है, numerical आता है जहां पे आपको relative wages निकालना बोला जाता है incomplete specialization में, then you will say it is not possible. You cannot calculate real wages when there is incomplete specialization. Relative wages are only and ever found in the cases of complete specialization. Okay. So to understand the concept of relative wages, so this question, guys, is over. Pattern of trade आपको पता है. Pattern of trade क्या है? Home countries completely specializing in tea and therefore producing only tea. Foreign countries producing both tea and rubber. Gains from trade कैसे निकालोगे? हमारा PT by PR is 6 है ना, तो यहाँ पे my PT by PR is 6, तो जब मैं 100 units of tea produce करती हूँ तो उसके अगेंस्ट में मैं 600 units of rubber तक ले सकती हूँ, बाय कर सकती हूँ, because PT by PR is 6. When PT by PR is 6, you're saying for each unit of tea you can buy 6 units of rubber. तो 100 units of tea मैंने प्रोड्यूस यहाँ पे किया ना, होम कंट्री कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है, मैंने प्रोड्यूस यहाँ पे किया तो मैं 600 यूनिट्स ऑफ रबर तक ले सकती हूँ. फॉरेन कंट्री का जो मेरा वो है न्यू रेड ब्लैक लाइन है, फॉरेन कंट्री के लिए वही रहेगी क्योंकि फॉरेन कंट्री का जो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, स्लोप है, वही है. सो माय फॉरेन कंट्री डज नॉट गेन फ्रॉम ट्रेड, ओनली माय होम कंट्री गेन्स फ्रॉम ट्रेड. फॉरेन कंट्री हमारे मॉडल के हिसाब से नहीं गेन करती है. एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है वी डोंट नो. Different models will give us different results, but herein we can say our home country is gaining from trade, but foreign is indifferent. Okay, so this, guys, is our complete question. हमने gains from trade, patterns of trade, RD curve, RS curve सब कुछ कर लिया. हमने जो इसमें नहीं किया है वो है relative wages, because हम लोग के पास complete specialization नहीं है.
फॉरेन में इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है, इसलिए हम नहीं कर पाए. ओके, सो देन लेट्स गो बैक टू दिस क्वेश्चन. यहाँ पे अगर आपको लगता है आपने काफी कर लिया, एक बार पॉज कर लो वीडियो को, बिकॉज आई नो दिस वीडियो इज फेयरली लॉन्ग, बट आई वांट टू कवर एवरीथिंग फॉर चैप्टर 3 हियर. तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत कर लिया, जस्ट पॉज इट, just pause it, don't do more, and then come back to it later, because ab I'm going to change this question, so it's a natural stopping point. But if you're okay, then let's continue. I'm going to change the question a little bit. Okay, firstly I'm going to say my demand curve doesn't exist, and I'm given that ये कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं given है. I am not given any of these things. I'm not given this. Okay, none of this is given to me. None of this is given to me hypothetically, and none of this is given to me either. So what is given to me is that मेरे पास ये कर्व है और मुझे क्वेश्चन बोलता है कि आर्बिट्रली मेरा आरडी कर्व यहाँ पे है. ये गिवन है, मुझे बोल रहा है आरडी कर्व यहाँ पे है, मैंने क्या करा, मैं बोलूंगी ठीक है, my आरडी कर्व is here. Now they're asking me to calculate wages, relative wages. ठीक है. When my RD curve is here, all I have to firstly do is figure out this point. Let's say this is 4. ये मैं assume कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ hypothetically, क्योंकि ये तो आपके पास आपको चाहिए ही hypothetically. अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती. Hypothetically, PT by PR is 4. It's given to us. At PT by PR 4, we know we have complete specialization. क्योंकि हम लोग कहाँ हैं, हम लोग इसके बीच में लाइक करते हैं. ठीक है. So we have complete specialization. Complete specialization है तो मैं relative wages निकाल सकती हूँ. तो I am given that if PT, let's say, is $4, then PR is $1. That is what PT by PR equals to for me. है ना. अगर PR $1 होगा तो PT $4 होगा, क्योंकि PT by PR is 4. ठीक बात है ना. मतलब एक यूनिट ऑफ टी जिसने प्रोड्यूस किया उसको हमने $4 दिए, एक यूनिट ऑफ रबर जिसने प्रोड्यूस किया उसको हमने $1 दिया. तो जिसने एक यूनिट ऑफ रबर प्रोड्यूस किया उसको हमने $1 दिया, तो ये देखते हैं कि कितने लेबर ने 1 यूनिट ऑफ रबर प्रोड्यूस किया. We can see that AR star is equal to 1, which means one labor produces exactly 1 unit of rubber. One labor ने प्रोड्यूस किया 1 यूनिट ऑफ रबर. अगर 1 लेबर ने 1 यूनिट ऑफ रबर प्रोड्यूस किया बेटा, तो ऑटोमेटिकली जो वेज रेट मैंने दिया फॉरेन कंट्री में वो दिया $1 का. So it's like saying, think about it. 1 labor produces 1 unit of rubber, which is sent to the market to be sold for $1. Right? इसी केस में, for you to understand it further, suppose ये $2 होता तो ये $8 होता, तभी मेरा ये ट्रू होता. तो उस केस में मेरा वेज रेट भी $2 हो जाता. क्यों? क्योंकि हम लोग रबर, labor is the only factor of production. There is nothing else. There is no profit. There is no land. There is no capital. Nothing. Which means कि जितने का मेरा रबर मार्केट में बिका उतना ही उस लेबर को मिला, जितने मतलब उतना ही पर आवर वेज रेट है, और उतना वेज रेट है जितना उसको प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए. So if I'm producing 1 rubber in 1 hour, then my cost or my amount that I'm earning for 1 hour is the amount of money that rubber is selling for. You'll get it further when I do tea. टी के अगेंस्ट हमें $8 मिले. एक यूनिट ऑफ टी को प्रोड्यूस करने के लिए 8 आवर्स लगते हैं. नाउ गाइस थिंक अबाउट इट हियर. यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि हम कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो टी होम प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये लिया. मेरे लिए ये मायने नहीं रखता, मैंने ये लिया, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है. So I'm taking that good in which I'm exporting and selling, because the other good doesn't matter to me. Because if I had to take the other good into consideration, I would never be able to calculate relative wages, which is why what do we need as assumption? Complete specialization. Okay. So one labor takes 8 hours to produce 1 unit of tea, which gets sold for $8, which means that एक जो लेबर है उसको 8 घंटे की मेहनत के लिए $8 मिलेंगे ना, क्योंकि 8 घंटे उसने मेहनत करी, एक टी बनाया जो $8 का बिका, तो 8 घंटे की मेहनत के उसको $8 मिले, मतलब 1 घंटे की मेहनत के उसको $1 मिले. So for 8 hours, if I'm getting $8, for 1 hour I'm getting $1. So my relative wage then, guys, becomes W by W star, which is 1/2.
ओके, इसको फर्दर समझने के लिए लेट्स गो बैक. लेट्स से if this was 4-1, if this was 4 and 1, then what would be the key thing? Then my W star will be $1. My W will be $0.5 because 8 घंटे के लिए $4 मिले तो 1 घंटे के लिए $0.5 मिला. So again my W by W star is 0.5. This remains the same. It has no मतलब it will not change for any these values क्योंकि ये fixed है इसलिए ये fixed. So if you think about it, and this will come handy in later chapters, कोई भी एक particular price of goods होता है, उसके कनेक्शन में हमारे पास एक particular wage rate भी सेट होता है. It is a direct connection. अगर ये है तो वो है especially and only if I have the case of complete specialization. Okay, so I hope that this numerical makes things even more clear and we are sorted in our heads. So what have we done so far? Chapter 3 में आपको क्या पता होना चाहिए? Straight line PPF क्यों है? Pattern of trade क्या है? RS curve बनाना आना चाहिए, RD curve बनाना आना चाहिए, relative wages आनी चाहिए. Theory इसमें से सिर्फ आती है misconceptions की, जो हमने 3 कर लिए हैं, and then we practice one numerical along with relative wages. अब हमारे पास ना काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम हमारे को ना कंपैरेटिव एडवांटेज विद मेनी गुड्स नहीं समझ में आ रहा. और ये आता है क्या? बेटा आ सकता है. You know, it can come anytime. But I'll tell you what all you need to know. And then you fill out the background with everything you know already from earlier. So, the idea is that मैंने wage rate पे किया 1 घंटे का. ठीक है? So, let's suppose that a country says it takes me 2 hours to produce 1 unit of I. This is my home country. And foreign says it takes me 3 hours to produce 1 unit of I. So then which country should produce I? Home या foreign? किसको produce करना चाहिए? Let's see. Home country ने 1 घंटे के लिए W दिया होगा. 1 unit of I बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए तो वो multiply करेगा ना. This is my cost of production of 1 unit of I in home. This is my cost of production for 1 unit of I in foreign. तो जिसका जहां पे ज्यादा है, so जिसकी जहां पे कॉस्ट कम है, वो वाला गुड प्रोड्यूस करेगा. So if this is true, then home produces. If other is true, then foreign produces. If this is true, then foreign produces. So which means that अगर मैं देखूं, so if my W ALI is greater than W star ALI star, then who produces? Foreign produces. So if my W by W star is greater than ALI star upon ALI, then who produces? Then foreign produces. And that's it. That's all you need to know. Rest everything is useless. बस इतना ही पता होना जरूरी है. Right? And similarly, अगर मुझे इसके अंदर relative wage निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं? आपने RS कर्व किया है ना बेटा, ऐसे वाला. ये वाला सेक्शन पता है ना क्यों हमारा हॉरिजॉन्टल होता है. इसी तरीके से हम एक कर्व बनाते हैं जिसको अब हम बोलते हैं W by W star and L upon L star, which in your books have been made like this. It's some like slanting lines. You know, actually इस कर्व को ना ऐसा बनना चाहिए था, क्योंकि ये स्लांट है या स्ट्रेट लाइन है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता. वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि वो स्लांट है कि स्ट्रेट लाइन और कितना स्लांट है कितना स्ट्रेट. इसको समझ लो, उसको ऐसे एक्सपैंड करोगे तो ये आ जाए. ठीक है, ये ऐसे क्यों है? क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि अभी मेरी वेजेस ऐसी हैं कि होम और फॉरेन के बीच में होम जो है वो सारा का सारा एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है. सो यू नो इफ आई एम हियर, that means my L by L star is here, which means home produces all apple, so home is all L and L star is all in the other goods. Right? यहाँ पे वो वर्टिकल क्यों है? फॉर द सेम रीजन कि वो यहाँ पे वर्टिकल होता है. कुछ सेक्शन ऐसा आता है जहां पे हम लोग अपना स्पेशलाइजेशन नहीं चेंज करते. इसकी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है, RS कर्व एक्सप्लेन करोगे, आप बोलोगे देयर इज सम सेक्शन वेयर द प्रोडक्टिविटी डज नॉट चेंज एंड दिस सेक्शन लाइज बिटवीन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 2 countries. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 2 countries कैसे?
क्योंकि यहाँ पे आप करते थे ना ALC upon AL, let's say W upon, and this is ALC star upon ALW star. This is the difference between opportunity cost of two countries. क्योंकि हमारे पास जब हम नंबर चेंज करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जब मेरा W/W स्टार किसी एक रेंज में है तो इसका मतलब उस रेंज में ना फॉरेन के लिए ना होम के लिए उसको चेंज करना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन PPFs हैं। अगर वो कर्व्ड होता तो वो हर एक यूनिट के लिए चेंज होता, तो मेरे पास ऐसा कर्व नहीं आता। तो मेरे पास कर्व आता विच इज स्मूथ, राइट। लेकिन क्योंकि मेरे पास लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और मेरे पास ALC ALT डिफाइंड है और वो है, तो इसीलिए जब मेरे पास गैप आता है तो वो तब आता है जब मेरे पास दोनों में से कोई भी अपनी स्पेशलाइजेशन को चेंज नहीं करना चाहता, राइट। एंड ये मेरा W/W स्टार है और ये L/L स्टार है। L/L स्टार इज गिवन टू मी एज अ रेशियो, एज अ फिगर। जहां पे भी वो L/L स्टार कट कर रहा है वो हमारा इक्विलिब्रियम वेजेस दे देता है, which is here. So all of these are produced by whom? All of these are produced by foreign, and that's it. That's all there is to know, right? And when you add transport and non-traded goods, तो जो हमने ये जो रिलेशन डिफाइन किया है ना वो उतना एग्जैक्ट नहीं रहता, क्योंकि जब आप नॉन ट्रेडेड गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड कर देते हो तो क्या होता है कि हमारे पास रिलेटिव वेजेस चेंज हो जाती हैं, क्योंकि अब आपकी वेजेस जो है वो नॉन ट्रेडेड गुड्स को भी डिपिक्ट कर रही हैं। जब आप नॉन ट्रेडेड और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड कर देते हो तो हो सकता है जो गुड आप पहले खरीदना चाहते थे अब वो नहीं खरीदना चाहते, जो बेचना चाहते थे वो दूसरा नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास नॉन ट्रेडेड उसके अंदर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, which sometimes makes the entire thing very very expensive, right? So let's stop here because we have done everything in chapter 3 one more time. Of course you guys can come back to me for doubts, but this video guys is really important. My suggestion, exam se pehle, otherwise just watch it a couple of times so that it stays in your head. Okay, thank you.